केपी कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, आंतरिक संरचना। अब अंदर की संरचना देखनी है तो हमें क्या करना होगा? अभी अंदर संरचना देखनी है तो हमें खुदाई करनी होगी। लेकिन जैसे जैसे खुदाई करते जाते हैं वैसे वैसे गहराई में जाने से तापमान बढ़ता है। तो पहला एक पॉइंट याद रख लेना कि जैसे हम वायुमंडल के अंदर देखा था कि वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? अभी घटता है, तापमान कम होता है। किस दर से घटता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। वही अगर हम गहराई में जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, 32 मीटर की गहराई पर। ठीक है, चलिए आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास में इसके स्रोत रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि भी अंदर की संरचना जो है वो है कितनी मोटी, कितनी मोटाई तक हमें देखना है। तो पहले आप देख पाएंगे कि जो हमारी पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये इसका जो केंद्र है वो हमारे यहाँ से कितना गहरा है, हमारे यहाँ से कितना गहरा है। तो इसको हम एक बॉल के रूप में बना करके, एक फुटबॉल के रूप में बनाते हैं। तो पहले तो ध्यान रखना कि पृथ्वी की जो आकृति है ना, पृथ्वी की जो आकृति है, रियल आकृति, ध्यान रखना भाई, कौन सी रियल आकृति? वो जियोड है, जियोड। ठीक है, जियोड प्रकार की आकृति होती है इसकी। जियोड प्रकार की कैसे? अभी कल ही हमने देखा कि इसके ऊपर महाद्वीप है, महासागर है ना। इस तरीके से इसके ऊपर क्या है? महाद्वीप और महासागर है। इस तरीके की आकृति है। जो पृथ्वी की आकृति है वो कुछ जियोड प्रकार की है। ज्योग्राफरों ने इसको जियोड प्रकार की आकृति कहा है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं पर इस तरीके से। अब ऐसे तो आपने उल्कापिंड भी देखे होंगे भी। अगर अपन अंतरिक्ष की बात करें तो वहाँ पर ऐसे उबड़ खाबड़ सतह वाले बहुत से टुकड़े घूम रहे हैं। तो फिर हमारी पृथ्वी का टुकड़ा ऐसा तो देखने में लगता नहीं है। हम तो इसको हर बार कैसा पढ़ते आए हैं? गोल, या जिसे हम थोड़ा अंडाकार कह देते हैं। तो ये ऐसा कैसे बना, अंडाकार कैसे बना? वो इसलिए कि ज्योग्राफर्स ने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की भी और इस लाइन को कह दिया कि औसत, जिसे हम क्या कहेंगे? औसत ऊंचाई वाली रेखा कहेंगे। ठीक है, ये वाली। तो अब इसकी आकृति कुछ कैसी बन गई? गोल। तो हालांकि इसकी रियल आकृति जो है वो कैसी है? जियोड है। जियोड मतलब उबड़ खाबड़ है। जो जगह नीचे है वहाँ पर पानी भरा हुआ, जो जगह ऊंची है उसे महाद्वीप हम कहते हैं। ठीक है, अब ये महाद्वीप कहीं जैसे माउंट एवरेस्ट है, अब ये बहुत ऊंची है। और अगर हम इसी पृथ्वी को थोड़ा दूर से देखेंगे तो ये हमें चोटी एक ऊंची दिखाई देगी। तो गोल कैसे हो सकती है अभी ये? तो गोल तो इसका जो इन्वायरमेंट है ना वो गोल है। जो आप देखते हो ना पृथ्वी के चारों ओर का इन्वायरमेंट है वो गोल है। अब ये इन्वायरमेंट गोल क्यों है? क्योंकि इस पृथ्वी के पास में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसने अपने ओर के एक क्षेत्र को क्या बना रखा है? वायु को कवर कर रखा है। और उस जो वायु के आवरण को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, आवरण, उसे पर्यावरण कहते हैं। तो ये गोल देखते हैं हम, इस कारण से इसको हम गोल कह देते हैं। हालांकि पृथ्वी का रियल फेस तो ये रहा। चलिए, ये तो बात होगी हमारे पास में कि इसकी आकृति कैसी है। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यदि हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं स्थल के ऊपर चल करके, तो हमें लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी? 12,000 किलोमीटर की। और इसकी जो परिधि है, 12,000 मील की दूरी तय करनी पड़ेगी। और इसकी जो पूरी परिधि है ना, बाहर वाली जो इसकी परिधि है, ये बन जाएगी 25,000 मील। 25,000 मील, जो लगभग 32-34 किलोमीटर के समथिंग होती है। परंतु यदि हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर इस पृथ्वी के अंदर होल कर दें, गहरा खड्डा कर दें, उत्तर से सीधा दक्षिण की ओर, कहने का मतलब कि मैं यहाँ छत पे खड़ा हूँ, अब छत से चला, दीवारों से होता हुआ यहाँ नीचे आए, फिर से यहाँ गए, तो ये तो होगी उसकी परिधि। परंतु छत से सीधा हम फर्श पे आए, ये हो गया उसका व्यास। ये क्या कहलाएगा? उसका व्यास कहलाएगा। एक वृत्त का जो बीच से गुजरने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब ये व्यास 2 प्रकार का है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है पूरी गोल नहीं है।
एक जगह से चपकी हुई है, चपटी है ऊपर से, एक तरफ से खुली है, तो एक तरफ का व्यास इसका लंबा होगा, एक तरफ का व्यास इसका छोटा होगा। तो इसका जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर लंबा है, यानी ध्रुवीय। उत्तर ध्रुव से अगर हम दक्षिण ध्रुव की ओर निकलना चाहें तो 12,714 किलोमीटर गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा। इतना गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर आ सकते हैं। और यदि हम भूमध्य रेखा पर खड्डा करेंगे तो हमें 12,757 किलोमीटर का जो है वहाँ पे खड्डा करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इसका क्या, भूमध्य रेखीय व्यास, और एक हो गया ध्रुवीय व्यास। अब मैंने खड्डा करने का क्यों कहा, क्योंकि व्यास समझाना था आपको कि पृथ्वी पर आप कहीं ऐसा ना समझ लें कि व्यास का मतलब जो विषुवत रेखा वो व्यास है, नहीं, विषुवत रेखा तो परिधि है। विषुवत रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ी परिधि है। पृथ्वी की सबसे बड़ी परिधि जो है या सबसे बड़ा व्रत जो है वो विषुवतीय व्रत कहलाता है। तो लेकिन अगर हम इस विषुवत रेखा से, चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू बताने का प्रयास करता हूँ, आप समझना। यहाँ देखते हैं, ठीक है, देखिए जरा, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, यहाँ से, ठीक है, और ये होगी हमारे पास में 0 डिग्री, इसे कहते हैं यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ आता है 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री, ठीक है। यदि मैं इस जगह पर पूरा गहरा खड्डा करूं, ये क्या जगह है, विषुवत रेखा, यहाँ पे, यहाँ मुझे 12,757 किलोमीटर गहरा खड्डा करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ जा कर के निकलूँगा, इस जगह पर आकर के निकलूँगा बाहर, ठीक है। यहाँ से गया था, यहाँ निकलूँगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो जगह है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है। पहली बात तो ये देखना, यहाँ से जाऊँगा, और अगर उत्तरी ध्रुव जो कि आर्कटिक महासागर में है और दक्षिण ध्रुव जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर मैं अंदर से जाऊँ पृथ्वी के, तो मुझे जाना होगा 12,714 किलोमीटर। तो पहली तो आप ये समझिए कि पृथ्वी के जो व्यास है वो 2 प्रकार के हैं। वो इसलिए 2 प्रकार के हुए क्योंकि पृथ्वी पूरी गोल ना होकर के पृथ्वी कैसी है, चपटी है। ये पृथ्वी का आकार है, पूरी गोल नहीं है, पूरा वृत्त नहीं है, चपटी है, ऊपर से चपटी है, इधर से पूरी गोल आती है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का आता है, 43 किलोमीटर का। कितना डिफरेंस है, 43 किलोमीटर पृथ्वी चपटी है। इसको यूँ समझो कि आप एक बॉल उठाओ, उस बॉल को ऊपर से थोड़ा सा दबा दो, वो जो दबाओगे ना वही हमारी पृथ्वी का रियल शेप है, वो हमारी पृथ्वी का शेप है, जिसे हम अंडाकार बोलते हैं। वो क्या कहलाएगा, अंडाकार। और अगर इस पृथ्वी से जितना भी पानी है वो पानी सारा उड़ा दें, वातावरण को पूरे को ख़त्म कर दें, तो ये एक पत्थर रह जाएगा, और वो जो पत्थर है उसे कहते हैं जियोड। वो पत्थर जो है वो क्या कहलाएगा, जियोड। तो पृथ्वी की आकृतियाँ कितनी हुई, 2। कौन कौन सी, 2। वृत्त नहीं बनेंगे ना, तो एक तो होगी हमारे पास में पानी और वायुमंडल सहित क्या कहेंगे, अंडाकार, और पानी वायुमंडल के रहित क्या कहेंगे, जियोड। ओके। उसके बाद में अंडाकार होने की वजह से इसके व्यास भी 2 हैं। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है और विषुवतीय व्यास 12,757 किलोमीटर है। ये 43 किलोमीटर का डिफरेंस निकल के आता है। और एक रोचक तथ्य देखिए कि जो हमारे राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो दूरी है ना, वो कितनी है, 826, और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम जो दूरी है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। अब यदि हम इस दोनों में डिफरेंस करने का प्रयास करते हैं, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 2 गया, यानी हमारा राजस्थान भी थोड़ा चपटा है, वो पूरा पतंगाकार नहीं है, वो थोड़ा सा चपटा है। और वो चपटा क्यों हो गया, क्योंकि हमारी पृथ्वी चपटी है। तो इसका मतलब पृथ्वी का सीधा हमारे से संबंध है। अब अगर आप आगे चल करके ये चीज़ भूल जाते हो कि पृथ्वी के अंदर कितना डिफरेंस है, तो किसे याद करोगे, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार का डिफरेंस। वही डिफरेंस निकलेगा किसका, आपका पृथ्वी का डिफरेंस निकलेगा। चलिए ये तो बात होगी, ये तो हमने देख लिया। परंतु अब हमें गहरा खड्डा करना है। अब जैसे जैसे हम गहरा खड्डा करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पृथ्वी पर आज तक का सबसे गहरा खड्डा जो है वो कितना गहरा है, 12 किलोमीटर। पृथ्वी पर आधुनिक औजारों की मदद से
आज तक जितना भी गहरा खड्डा किया जा चुका है वो कितना है, 12 किलोमीटर है, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि भी धरती के अंदर जाना, खोद करके अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है। चलो मान लेते हैं कि आप नए समय का प्लान कर रहे हो कि एक ऐसा समय आएगा जब हम मतलब कि उड़ती हुई कारें होंगी, हर किसी के पास में उड़ते हुए बाइक होंगे, है ना। जैसे आपने 2050 से एक मूवी आई थी उसके बारे में देखा हो, या आजकल जो साइंस की मूवियाँ आ रही हैं वो ये कहती हैं कि आने वाले समय में मंगल पर जाना तो यूँ चुटकियों का काम हुआ करेगा, है ना। तो इस प्रकार से मान लेते हैं वो समय आ गया और आपने इसके बीच में गहरा खड्डा कर लिया, पूरा का पूरा आर पर खड्डा कर लिया। तो अगर यहाँ से कोई कूदेगा इसके अंदर तो वो कूदेगा तो यहाँ तक तो उसकी गति तेज होगी, 0 डिग्री, ये जो अपना बिल्कुल इसका केंद्र आ जाएगा ना, जो पृथ्वी का हमारा जो केंद्र आ जाएगा अंदर वाला, वहाँ तक तो इसकी गति पूरी तेज होगी। लेकिन उसके बाद जाके उसकी गति धीमी हो जाएगी। क्यों धीमी हो जाएगी? वो दूसरी तरफ निकल ही नहीं पाएगा, दूसरी तरफ निकल ही नहीं पाएगा। आपको लग रहा है कि भी इसमें होल कर देंगे, अगर अपन ऊपर भी होल करेंगे नीचे भी होल करेंगे तो ऊपर की मंजिल से सीधा पहली मंजिल पे आ जाएंगे, जैसे लिफ्ट आती है। लेकिन पृथ्वी के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। कारण गुरुत्वाकर्षण है, कारण है गुरुत्वाकर्षण। इस एरिया में गुरुत्वाकर्षण है तो ये एरिया क्या करता है, इस व्यक्ति को यहाँ खींचता है। जैसे ये व्यक्ति यहाँ आ गया तो इधर से भी तो खींच रहा है, तो उसको केंद्र में ही फंसा के रख लेगा वहीं पे, मतलब कहीं नहीं जाने देगा, ना ऊपर का ना इधर का, बस अंदर ही काम तमाम। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसका मतलब हम प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब हमें कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा इसके अध्ययन करने का। तो चलिए इसके स्रोतों पर चलते हैं। तो देखिए चलो, ये इसकी गहराइयाँ थी, मतलब व्यास था, और व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। तो हमने इसको 2 से भाग दे दिया, और ये समथिंग जो है हमारे पास में 6357 किलोमीटर समथिंग हमारे पास में पृथ्वी का केंद्र मिल गया कि अगर केंद्र तक पहुंचना है तो हमें 6000 किलोमीटर गहरा जाना होगा, लेकिन हम नहीं जा सकते। तो फिर अब हम आइडिया लगाते हैं कि हमारा केंद्र है वो कैसा होगा। तो चलिए आंतरिक संरचना के माध्यम की बात करते हैं। एक प्राकृतिक माध्यम है और एक अप्राकृतिक माध्यम है, जिसे गणितीय गणना कहते हैं। गणितीय गणना के माध्यम से हम इसकी आंतरिक संरचना को देखने का प्रयास करेंगे और एक प्राकृतिक स्रोतों से प्रयास करेंगे। प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? उल्कापिंड, ज्वालामुखी, भूकंप। ये उल्कापिंड आएंगे, जब ज्वालामुखी फटेगा तो हमें पता चल जाएगा नीचे क्या है, लावा, यानी नीचे द्रव है। पृथ्वी हमारी कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। लेकिन जब उल्कापिंड हमारे यहाँ पे गिरता है, उल्कापिंड कहाँ पे है? उल्कापिंड किसे कहते हैं? जो अंतरिक्ष में जो ऐसे टुकड़े घूम रहे हैं जो किसी काम के नहीं है, वो सारे के सारे क्या है? उल्कापिंड है, जिसे एस्ट्रॉयड कहा जाता है। अब वो उल्कापिंड जब नीचे धरातल पर गिरते हैं, तो मैंने वायुमंडल के टॉपिक में आपको बताया था कि जब उल्कापिंड नीचे आता है तो वायुमंडल में घर्षण पैदा होती है, जिस वजह से वो जल करके राख में बदल जाता है। तो मान लेते हैं थोड़ा बड़ा था उल्कापिंड, नीचे आ गया, उसकी बाहरी सतह पूरी जल जाएगी, तो अब थोड़ा पत्थर टुकड़ा नीचे गिरेगा। उसको देखकर वैज्ञानिक क्या कहेंगे कि ये तो अंदर से ठोस है। और पृथ्वी भी उन्हीं पदार्थों से बनी है जिन पदार्थों से वायुमंडल में अंतरिक्ष में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह मौजूद है ना, ये उन्हीं पदार्थों से बने हैं जिस पदार्थों से पृथ्वी बनी है। अगर बाहर वाले पदार्थ ऐसे हैं तो हमारी पृथ्वी भी ऐसी ही होगी। तो कहते हैं कि पृथ्वी का केंद्र ठोस है, लेकिन ज्वालामुखी कहता है कि पृथ्वी का केंद्र द्रव है। तो चलिए अब हमें इसकी आइडिया लगाते हैं। घनत्व के माध्यम से पढ़ते हैं, तापमान के माध्यम से दबाव और कांतिक तापमान के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर हमें धीरे धीरे चल करके आगे इन बातों का रहस्य पता चलेगा। अब तक देखो, अगर अब तक आपको बताई हुई बातें नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है, तो हमारा टॉपिक की शुरुआत अभी होने जा रही है। ठीक है, अब तक हमने टॉपिक के पिछले हिस्से की चर्चा की थी, जो आपका एक जनरल नॉलेज का पॉइंट था, जिसके बारे में आप कहीं पर भी कह सकते हो कि भी हमारी पृथ्वी ऐसी है, ऐसी है। ठीक है, आगे वाली बातें आप ज़्यादा समय तक याद नहीं रख सकते, इसलिए ये आपके सिलेबस की है जो आपके वहाँ एग्ज़ाम में काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा घनत्व है उससे हम कैसे पता करें। तो देखिए ज़रा,
जो पदार्थ जितने भारी तत्वों से निर्मित होता है उसका घनत्व क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। जो पदार्थ जितने अधिक भारी तत्वों से निर्मित होगा, अगर मान लो आप एक चीज़ को बना रहे हो, जैसे बर्फ़ का एक आपने टुकड़ा बनाया या एक लकड़ी का टुकड़ा बनाया, गन बोलते हैं जिसको, पासा बोल देते जिसको, पासा देखा आपने, लूडो वाला पासा होता ना, 6 फलकी होती हैं जिसकी, ठीक है। तो अगर हमने वो लकड़ी का बनाया, लोहे का बनाया, तो कौन भारी होगा, लोहे का भारी होगा। अब लोहे का भारी क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि लकड़ी हल्के पदार्थों से बनी है और लोहा भारी तत्वों से बना है, उसमें जो तत्व है ना वो भारी है। अब ये तत्व भारी कैसे हुए, तो ध्यान रहे लकड़ी में अगर आप लकड़ी को काटोगे ना तो आपको लकड़ी के अंदर बहुत सी छोटी छोटी मतलब कि धारियाँ या फिर उसके अंदर आपको रेशे दिखाई देंगे, रेशे दिखाई देंगे। जैसे आपने रुई देखी होती है, रुई देखी है, रुई को जैसे खींचोगे आपको रेशा दिखाई देगा। अगर रेशा दिख रहा है तो मतलब उसका घनत्व कम है, मतलब वो फैली हुई वस्तु है। जैसे जैसे आप उसको दबाते जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा, और घनत्व बढ़ता जाएगा तो उसके रेशे पास पास में आते जाएंगे। इसका मतलब जिस पदार्थ के कण जितने अधिक पास होते हैं उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है, और जिसका घनत्व अधिक होगा उसका भार भी उतना ही अधिक होता है। तो क्या पॉइंट निकाला आपने, पॉइंट लिख लेना अच्छे तरीके से। जिस पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं वह उतना ही हल्का व पारदर्शी होता है। जिसके कण जितने अधिक पास पास होंगे वह उतना ही भारी होगा और अपारदर्शी होगा। ये पारदर्शी जो शब्द है ना, मैंने ये यूज़ किया है किसके लिए कि यानी उसमें जल नहीं जा पाएगा, जल से संबंधित मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। एक होता है ना दर्शिता, देखने से संबंधित होती है, मैं यहाँ देखने की बात नहीं कर रहा, मैं जल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप रुई में पानी डालेंगे तो वो नीचे निकल जाएगा, ठीक है। लकड़ी में पानी डालेंगे कुछ हद तक वो अपने पास रखेगा, उसके बाद में नीचे हो जाएगा शुरू। यहाँ आप देख सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, उस तरफ पानी है, धीरे धीरे वो पानी इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब इसका घनत्व कैसा है, इसका घनत्व जो है वो कम है, घनत्व कम है इसका। और यही अपना ये होता है बीम, जिसके अंदर पूरी ये जो कंक्रीट भरी होती है ना, ये थोड़ी ज़्यादा भारी पदार्थों से बनी होती है, तो इसमें पानी जल्दी से अंदर नहीं जाता, जल्दी से उसको पार नहीं करता। इसीलिए ये कंक्रीट जो होती है वो पत्थर होती है, यानी कि वो ईंट से भारी होती है। तो ये ईंट से भारी क्यों होती है, क्योंकि इसके कण बहुत ही पास पास होते हैं। आप जितना जैसे बर्फ़ को जमाओगे, बर्फ़ को यानी पानी जमाते हैं अपन, तो पानी के कण दूर होते हैं, जैसे जैसे बर्फ़ जमाते हैं वैसे वैसे उसके कण पास में आते हैं। तो एक आपने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, क्योंकि 10वीं क्लास तो सभी ने की है, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो वहाँ आपने ये पढ़ा होगा कि जल का घनत्व सर्वाधिक होता है कितने डिग्री टेम्परेचर पर, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। उसके बाद अगर उसको ठंडा करेंगे तो उसका घनत्व फिर से घटने लगेगा। घनत्व कम होने का मतलब है कण वापस दूर दूर हो रहे हैं, घनत्व बढ़ने का मतलब है कण पास पास आ रहे हैं। घनत्व बढ़ेगा, घनत्व कब बढ़ेगा, जब कण पास पास में आएंगे, और घटेगा कब, जब दूर दूर जाएंगे। पानी है, अगर आप उसको गर्म करोगे तो वो गर्म होकर के उबलेगा। उबलता क्यों है पानी, दूध बाहर क्यों आता है, क्योंकि दूध के कण क्या होने लगते हैं, एक दूसरे से दूर होने का प्रयास करते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, दूर हट जा। आप कहते हो ना गर्मी लग रही है, तो आप कहते हो दूर हट जा। तो जैसे जैसे आप एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो इस एरिया का घनत्व कम हो जाएगा, और सर्दियाँ आएगी, यही आप अगर चिपक जाओगे तो घनत्व बढ़ जाएगा।
तो ये सेम ही क्या हो जाता है, वो दूध धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है, पानी उबलने लग जाता है। लेकिन पानी के अंदर कुछ और कण नहीं होते जो उसको बाहर निकाल पाए, इसलिए वो सीधा वाष्प होकर के निकलने लग जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि सबसे पहले कण जितने पास होंगे घनत्व उतना बढ़ेगा, कण जितने दूर होंगे घनत्व उतना ही कम होगा। जिसमें घनत्व अधिक होता है उसके कण पास में होते हैं और वह पदार्थ दूसरे पदार्थों से भारी होगा। वह पदार्थ क्या होगा, दूसरे पदार्थों से भारी होगा। और भारी क्यों होगा, क्योंकि उसमें घनत्व अधिक है। और घनत्व अधिक क्यों है, क्योंकि उसके कण पास पास में। देखो कितनी बातें हमने समझी हैं। पहली बात ये समझी, कण पास पास में लाओ घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो उसका भार भी बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा। ठीक है, ये बात होगी। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51। अब ये घनत्व किस में मापा जाता है, तो देखिए ये होता है ग्राम प्रति मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम, ये तो क्या है बार, ये तो क्या है बार। और सेंटीमीटर क्यूब ये क्या है, इसका अर्थ बटे होता है, बटा है ना। तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो दूरी नापने के लिए होती है ना, सेंटीमीटर दूरी नापने के लिए होती है। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलूँ मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल नापने वाली होती है। सेंटीमीटर जो स्क्वायर होता है वो क्षेत्रफल मापती है। और सेंटीमीटर जो क्यूब होती है, क्यूब का मतलब उसमें 3 चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और जब हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लेते हैं तो उसे कहते हैं आयतन। क्या बोलते हैं उसे, आयतन, आयतन। और इसे कहते हैं द्रव्यमान। इसलिए कहा जाता है ज्योग्राफी एक तरीके की साइंस है। ज्योग्राफी जो है ज्ञान विज्ञानों का भंडार है। ज्ञान विज्ञानों का, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भूगोल से हुई है। और इसलिए भूगोल एक वैज्ञानिक विषय गिना जाता है। कोई अगर एमएससी करके आ रहा है और आप ज्योग्राफी में एमए हो तो दोनों एक ही लेवल में चल रहे हो, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि आपको इसके अंदर विज्ञान, देखो विज्ञान आ गया ना, ये आपने 10वीं में पढ़ा होगा, तो अभी आपको लग रहा है बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा के आए थे, वापस फिर पकड़ लिया इसने, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं। तो घनत्व जो होता है उसे हम किस में मापते हैं, भार प्रति, मतलब भार आयतन में, यानी कि ग्राम प्रति मीटर क्यूब में इसको मापा जाता है। ग्राम प्रति मीटर क्यूब। अर्थ क्या रहेगा कि आप पृथ्वी की सतह से 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक आप टुकड़ा उठाओ, वो क्या होगा, घन। ये क्या होगा, घन। ये कितना है, इसका आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस टुकड़े का वजन कितना होगा, 5.51 ग्राम, यानी 5.5 ग्राम होगा। इसका वजन कितना होगा, 5.5 ग्राम। उस एक टुकड़े का वजन 5.5 ग्राम है, तो ये कहलाता है उसका घनत्व। तो ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। इसको आप 5.5 ही लिख लो भले, ठीक है। ये आगे वाला एक अगर आपको तंग करे तो 5.5 ग्राम ही लिख लो इसको। तो ये 5.5 ग्राम जो है पृथ्वी का औसत वजन, औसत इसका घनत्व है। परंतु जब हम इसकी भूप्रपट्टी यानी कि इसकी ऊपर वाली सतह जो ये मृदा होती है, ये तो आप देखते हो ये तो बहुत हल्की होती है मृदा तो, और चट्टानें भारी होती हैं। चट्टान का 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा लो और मृदा का लो, तो मृदा हल्की निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी भूप्रपट्टी का जो घनत्व है वो कितना है, 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 2.7 से 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका क्या होता है, घनत्व होता है ऊपरी प्रपट्टी का। और उसके बाद में आगे चलते हैं तो मध्य परत में कितना आएगा, 4.5 से 7.5 ग्राम आएगा। और अंतरतम जो इसका
अंतरतम है उसका घनत्व 11 माना जाता है, और जो कि जल से 7 से 8 गुना भारी है। ये जो है जल से 7 से 8 गुना भारी है। और यहाँ का भी टेम्परेचर आप ध्यान रखना, घनत्व कितना है 8 से 11 और 11 से 13, दो प्रकार से ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम कैसे लिखेंगे इस प्रश्न को, कैसे हमें बनाना है। तो सबसे पहले डायग्राम इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, एक को हम भूप्रपट्टी कहते हैं, ऊपरी परत को, मध्य परत को हम आगे चल करके बताएंगे, इसके नाम लिखेंगे। तो ऊपरी परत, मध्य परत और अंतरतम। ऊपरी परत हल्की होती है क्योंकि ये हल्के पदार्थों से बनी है, इसलिए इसका घनत्व कम है। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है, इसका मतलब नीचे भारी पदार्थ मौजूद हैं। तो यहाँ पे आ गया 4.5 से 7.5 तक आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में घनत्व। तो घनत्व से हमें पता चला कि भाई नीचे तो ठोस होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, ठोस। तो घनत्व क्या कहता है, पृथ्वी के अंदर क्या है, ठोस मौजूद है। एक शब्द यहाँ पे पकड़ के रखना, ठोस। अब आते हैं तापमान। तापमान 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। अब अगर हम इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलें, ये कैलकुलेशन करें, तो ये इस हिसाब से, तो जो इसका केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र का तापमान होगा 2 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना भी, 2 लाख डिग्री सेल्सियस। इस गणना के आधार पर 32 मीटर की गणना के अगर हम करते जाएं कि एक 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, 64 पे 2 बढ़ा, फिर आगे 96 पे 3 डिग्री बढ़ा, ऐसे अगर हम करते जाएं तो 64 पे आपने कितना किया था, 64 मीटर की गहराई पर आपने कितना किया, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, 2 बढ़ाया ना। अब मुझे बताओ पृथ्वी का केंद्र कितना गहरा है, केंद्र कितना गहरा है। हम इसको मान लेते हैं 6400 किलोमीटर, है ना, मोटे तौर पर हम इसको मान लेते हैं 6400 किलोमीटर, और ये 64 मीटर है ओनली। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो फिर 6400 किलोमीटर में मीटर कितने बनेंगे, तो 6400 को गुणा कर देंगे किससे, 1000 से, 64 लाख मीटर। 64 मीटर पे 2 डिग्री, तो 64 लाख पे कितना, 2 लाख डिग्री, कितना हो जाएगा, तो ये बन गया 2 लाख डिग्री टेम्परेचर। अब इस गणना के आधार पर 2 लाख डिग्री टेम्परेचर अगर केंद्र का है तो पॉसिबल नहीं है कि कोई ठोस चीज़ हो, क्योंकि सबसे जो गहरा जो होता है हमारे पास में, सबसे जो मजबूत होता है वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन का जो ये गलनांक बिंदु होता है, गलनांक, जहाँ पर वस्तुएं पिघलने लगती हैं, गलने लगती हैं, वो गलनांक बिंदु इसका लगभग 1500 डिग्री होता है। कितना, 1500। टंगस्टन हाई टेम्परेचर वाली जो है धातु है पृथ्वी पर आज तक की, टंगस्टन, इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर तो इसका मतलब इसके केंद्र में तो कुछ भी ठोस नहीं हो सकता, ये तो फिर एक लावा जलती हुई आग होगी नीचे। तो ये क्या कहता है, तापमान कहता है कि केंद्र द्रव है। घनत्व क्या कहता था, केंद्र ठोस है। तो हमें बातों को मिक्स करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाकर के, ठीक है। ये द्रव कहता है। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे, मतलब आप अपने एग्जाम के अंदर इसको कैसे बताओगे। तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि तापमान के आधार पर हम पृथ्वी का जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री बढ़ता है। यदि अब हमारे जो पृथ्वी का केंद्र है वो 6400 किलोमीटर है, लगभग आप लिखोगे लगभग 6400 किलोमीटर है। हालांकि ये आंकड़ा आपको याद हो जाएगा, ये आंकड़ा आपको याद हो जाएगा क्योंकि हमें इसको बहुत बार यूज़ करना है। तो 6400 किलोमीटर इसकी जो गहराई है, अगर हम इस गणना के आधार पर देखते हैं, ये सब बातें आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, ध्यान रखना, ये सब बातें आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। यदि हम इसकी गणना के आधार पर देखें तो 64 मीटर पर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है और पृथ्वी का केंद्र जो है वो 6400 किलोमीटर है। यानी कि 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होते हैं तो 6400 किलोमीटर में 64 लाख मीटर होंगे। और 64 मीटर पे 2 डिग्री, तो फिर यहाँ पर कितना बनेगा, 2 लाख डिग्री तापमान बनेगा।
इसका अर्थ है कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो ठोस अवस्था में नहीं हो सकता। अर्थात तापमान के आधार पर अगर देखा जाए तो पृथ्वी का केंद्र कैसा है, द्रव अवस्था में है। कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने को लैंग्वेज लिखनी है। फिर आता है कि भैया ये तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो गई, ये तो गलत हो गया काम, फिर पता कैसे करें। फिर नए वैज्ञानिक केल्विन आया। केल्विन ने बताया कि क्या होता है, ये गणना किसकी थी, केल्विन की। ये गणना किसकी, केल्विन की है। केल्विन, आपको ध्यान होना चाहिए, केल्विन एक तापमान मापने का पैमाना भी है। सेल्सियस है, फारेनहाइट है, केल्विन है। सेल्सियस में अपन मापते हैं, और जैसे अपना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, कितना होता है सेल्सियस में, कितना होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। कितना, 37.5 डिग्री सेल्सियस अपने मनुष्य का तापमान होता है। लेकिन फारेनहाइट में आपको तो डॉक्टर बोल देता है कि 104 बुखार हो गया, 100 बुखार हो गया। ये क्या है, ये आपका टेम्परेचर ही है, लेकिन ये है किस में, ये फारेनहाइट में है। फारेनहाइट में अपना टेम्परेचर जो होता है वो 98.8 डिग्री फारेनहाइट होता है। बातें नोट कर लेना ना। सेल्सियस में आपका जो तापमान रहेगा सेल्सियस के अंदर वो 37.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और फारेनहाइट में 9.8 डिग्री फारेनहाइट रहेगा। ओके, अब अगर हम बात करें कि ये दोनों मैच कहाँ पे होते हैं, बताते हैं ना, फारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो किस टेम्परेचर पर मैच होते हैं, कौन से टेम्परेचर पर मैच होते हैं। तो जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है वहाँ 32 डिग्री फारेनहाइट होगा, फारेनहाइट, और वहीं पर 214 डिग्री केल्विन होगा। ये ध्यान रखना, ये तीनों पैमाने हमने बराबर कर दिए कि जब सेल्सियस जो होता है वो 0 डिग्री पर हो तो उस समय फारेनहाइट में कितना पारा ऊपर होगा। देखो ये क्या होते हैं, एक पारा भरा होता है, पारा भरा जाता है, नहीं पारा नहीं सॉरी, अलग अलग पदार्थ भरे जाते हैं। अब कोई इसमें पारा भरता है, कोई इसमें कोई और अलग पदार्थ भरता है, अपने को नहीं पता, वो विज्ञान की बात हो जाती है। अब पारा 0 डिग्री पर खड़ा है तो कोई दूसरा पदार्थ है वो 32 पे खड़ा होगा, वो फारेनहाइट ने ले लिया। अब केल्विन ने कोई और पदार्थ डाल दिया उसी नली के अंदर, तो वो कितने पे खड़ा है, 214 डिग्री पे खड़ा है। उसने अपना नाम दे दिया कि ये 214 डिग्री केल्विन है, और एक ने नाम दे दिया, सॉरी सी नहीं के आएगा, ठीक है। और जो सेल्सियस था वो कहता है कि इस समय यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री है, इसीलिए आपका बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस तो कहता है कि 37.5 डिग्री है, लेकिन फारेनहाइट के अंदर अगर वो थर्मामीटर आपके अंदर मतलब मुंह में रखा जाता है तो उसका जो टेम्परेचर जो पारा होता है वो कितना ऊपर चढ़ता है, वो 98.8 डिग्री होता है। यानी थर्मामीटर किसका बना होता है, थर्मामीटर में किसकी गणना होती है, फारेनहाइट की गणना होती है थर्मामीटर में। हालांकि दोनों ही होते हैं, लेकिन आपको बताता एक ही है, जो अपन बताते हैं कि भी हाँ आपको 99 है बुखार या 100 है, 99-100 तो आम बात है, 101 है, 102 है, 104 है, इस प्रकार से होता है। और 104 जो होता है वो हाईएस्ट है, उसके बाद में तो सत्यानाश, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब ये इसने दे तो दी है संकल्पना, लेकिन इसने एक बात का ध्यान नहीं रखा कि इसके धरातल में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद हैं। हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर ऐसा थोड़ी है कि पूरी मृदा ही भरी हुई है, पूरी मिट्टी का थोड़ी बना है, इसमें अलग अलग धातुएं हैं, अलग अलग पदार्थ हैं। तो कौन से पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, इसने रेडियो एक्टिव तत्वों का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या करते हैं, भूगर्भिक ऊर्जा को वापस ऊपर भेज देते हैं। अगर जैसे जैसे गहराई में जाएंगे ना, तापमान बढ़ेगा ना, तो वो तापमान को फिर क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, और वही तापमान धरातल को तोड़ के बाहर निकलेगा तो ज्वालामुखी बन जाएगा। वही तापमान अगर धरातल को नहीं तोड़ पाएगा, सिर्फ ठोकर ही लगाएगा, तो भूकंप आएंगे। समझे, जो भूगर्भिक ऊर्जा होती है, जो ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ये ऊर्जा रिलीज करते हैं, तो जो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है ना, उसको ये वापस ऊपर भेज देते हैं। और जैसे ऊपर भेजते हैं वो ऊर्जा टकराती है, अगर आप इसके साथ में टकराएंगे तो ऊपर क्या कंपन होगा, तो भूकंप आएगा, और अगर इसको तोड़ करके बाहर निकल जाएगा तो ज्वालामुखी आएगा। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, अब कुछ नए वैज्ञानिक आए,
वो कहते हैं भी हम बताते हैं टेम्परेचर कितना है। तो उन्होंने क्या गणना की, उन्होंने कहा कि पहले 100 किलोमीटर तक तो क्या होगा, 32 पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। इसकी बढ़ने की दर क्या रहेगी, 100 किलोमीटर तक 32 पर 1 डिग्री बढ़ेगा। फिर अगले 100 किलोमीटर तक यानी 200 किलोमीटर गहराई तक 1 किलोमीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब कम हो गया। अब ये 1 किलोमीटर पे बढ़ रहा है, पहले 32 मीटर पे ही बढ़ रहा था, पहले 32 मीटर पे ही बढ़ रहा था। फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि इसके बाद तापमान बढ़ने की जो दर होती है ना, वो 2 किलोमीटर पर 1 डिग्री बढ़ती है। तो आप इस लाइन को कैसे लिखोगे, पहले आप डायग्राम अच्छे तरीके से बनाओगे। ये डायग्राम बना लिया कि 100 किलोमीटर तक 32 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, अगले 100 किलोमीटर में 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, और फिर आगे जितना भी रह गया वहाँ पर 2 किलोमीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाना है। अब इससे होगा क्या, ये कैलकुलेशन कितनी बनेगी, देखो हमें कितना गहरा जाना है, 100 किलोमीटर, तो तापमान बनेगा 3000 डिग्री। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो टेम्परेचर कितना निकल के आएगा, 3000 डिग्री निकल के आएगा। यहाँ कितना किलोमीटर का एरिया है, 100 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर पे 1 डिग्री, तो 100 किलोमीटर पे 100 डिग्री। यहाँ गणना करेंगे तो 100 डिग्री बनेगी हमारे पास में। अब इसके बाद में कितना एरिया बच गया, नीचे कितना एरिया बच गया, तो यहाँ पे हमारे पास में 200 माइनस कर देते, इसमें से 6100 बच गया। 6100 यहाँ अपन ने इसको कितना माना था, 6400 माना था, 64 में से 200 निकालना जरा, 6200 बन जाएगा। तो 62 का आधा कर देते हैं, 3100 डिग्री, क्योंकि 2 किलोमीटर पे 1 बढ़ रहा है, 2 किलोमीटर पे 1 बढ़ रहा है, तो फिर 62 पे कितना बढ़ेगा, 3100 डिग्री बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो टेम्परेचर निकाला, उन्होंने कहा 2 लाख नहीं है, 6200 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन रियल में जो हमारा टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो 3000 से 3500 ही है। तो अब आपके पास में इतनी बातें आ चुकी हैं। सबसे पहले आपने केल्विन की कल्पना करनी है, उसकी गणना करनी है, कर दी हमने। उसके बाद नवीन वैज्ञानिकों ने कहा कि इस नीचे क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। तो नवीन वैज्ञानिक के अनुसार पहले 100 किलोमीटर तक 32 मीटर पर 1 टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर अगले 200 किलोमीटर तक जो है वो 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री बढ़ेगा, और फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद 2 किलोमीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा। तो इस प्रकार यदि हम गणना करते हैं तो टेम्परेचर जो है केंद्र का वो 6200 डिग्री आता है। परंतु वर्तमान समय में जितने भी जो गणनाएं हुई हैं, जितना भी उसका अर्थ निकला है, वो यही है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान 3000 से 3500 डिग्री है, इससे अधिक नहीं है। तो ये बात होगी तापमान के अकॉर्डिंग, तापमान बताना, पृथ्वी के भूगर्भ का तापमान बताना। लेकिन तापमान अगर बताएंगे 3000-3500, तो भी तो आपको पता है ना क्या रहेगा, वहाँ पे द्रव ही रहेगा, तो भी क्या रहेगा, द्रव रहेगा। तो अब आगे चलते हैं, इसके बाद का पॉइंट देखते हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको पूरा का पूरा अपन इसको हटा करके ना लिखने का तरीका बताऊंगा, एक एक तरीके से। डायग्राम बनाने, बस डायग्राम आप बताते हैं ना, उसके बाद तो आपने उसकी कल गणना करनी है। आपको अगर डायग्राम पता चल जाए, आपको मैंने बता दिया कि पृथ्वी का केंद्र 6400 किलोमीटर गहरा है, एक बात। दूसरी बात बता दी कि अब आप ऐसे करो कि 32 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, तो बताओ कितना तापमान निकलेगा, टेम्परेचर कितना निकलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, आप उसके लिए वो गणना करोगे, और गणना करते ही आपकी 4-5 लाइनें भर जाएंगी। तो आपको पता क्या था इस बात में, ये जो आपने गणना की वो किस बेसिस पे की, 2 बातों पे। केंद्र कितना गहरा है, 6400 किलोमीटर, टेम्परेचर बढ़ने की दर क्या है, 32 मीटर पर 1 डिग्री। तो बस अब यहाँ से गणना करते जाएंगे और आपके पास में 2 लाख डिग्री की एक धारणा सामने आ जाएगी। और फिर आप कहोगे कि यार इसने तो रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में बताया ही नहीं। तो जो नए ने बताया उन्होंने भी कौन सा सही बता दिया, उन्होंने कहा कि पहले 100 किलोमीटर तक 1 डिग्री बढ़ेगा, 32 मीटर पर बढ़ेगा, फिर अगले 100 किलोमीटर में 1 किलोमीटर पर 1 बढ़ेगा, और फिर उसके बाद में जाकर 2 किलोमीटर पर 1 बढ़ेगा। और इस आधार पर भी 6200 किलोमीटर जो हमारा तापमान निकलता है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये 3000 से 3200 डिग्री है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी गणना होगी। अब आती है दबाव के बारे में। दबाव, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे दबाव भी बढ़ेगा,
जैसे जैसे नीचे जाते हैं दबाव बढ़ने लगता है। कि आप जैसे अगर करो कि कई बार क्या होता है, अगर गहरी खदानों में जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा मजदूरों के सर के ऊपर एक हेलमेट लगा होता है, जिसके आपको लगता है वो हेडफोन लगा रखे हैं उन्होंने, है ना। वो गाने सुनते होंगे नीचे जा कर के। अरे वो गाने नहीं सुनते हैं, वो नीचे जाकर प्रेशर इतना अधिक बढ़ जाता है कि सबसे पहले वो कानों के पर्दे फाड़ देता है। नीचे जाने पर प्रेशर इतना अधिक बढ़ जाता है, दबाव हमारे ऊपर लगता है इतना अधिक, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी जो भी हल्की चीज़ है वो है कानों का पर्दा, सबसे पहले उस पर दबाव पड़ता है। अगर आप ऊंचाई पर भी जाओगे ना, कई बार अगर आप देखना माउंट आबू पर चढ़ना, माउंट आबू जाना गुरु शिखर पे, तो आपको पता चलेगा आपके कानों से क्या होगा, प्रेशर दूर होने लग जाएगा। तो कानों को थोड़ा सा सूं सूं करने लग जाएंगे कान आपके। जो जाता है ना वहाँ पे, वहाँ गया हो, उससे एक बार एक्सपीरियंस लेना। मैं गया हूँ, दे रहा हूँ ना एक्सपीरियंस, मेरे से ले लो फिलहाल। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ जब हम गए तो जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़े ना, तो दबाव कम होने लगा। दबाव क्या होने लगा, कम। और ऐसे ही अगर हम गहराई में जाएं, दबाव बढ़ने लगेगा। और समुद्रों की अगर बात करें, समुद्रों में आज तक 600 मीटर से गहराई पर कोई जा नहीं पाया बिना मशीन के। जो गोता लगाने वाले होते हैं ना, ये भी 100 मीटर तक ही जाते हैं, इससे गहराई नहीं जा सकते। क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो मेरियाना गर्त है, अगर उसमें कोई चला गया तो वहाँ पर इतना अधिक दबाव है कि वो हड्डियों का कुचुम्बर कर देगा। और ये दबाव है किसका, पानी का ही। ऐसे ही जब हम खड्डा खोद करके नीचे जा रहे हैं तो हमारे ऊपर चट्टानें थोड़ी दबाव लगा रही हैं, हमारे ऊपर चट्टानों द्वारा जो लगाया गया प्रेशर है ना, वो हमें दबा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं दबाव बढ़ता है। और अगर आप ने जो रुई गीली की थी, अब तक गीली होगी है ना, और रुई को जैसे आप दबाते जाओगे तो उसमें से क्या होता जाएगा, पानी निकलता जाएगा। तो दबाने से पानी निकलेगा तो वो सूखी होती जाएगी, और दबाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें वो खुद में आग लग जाएगी। एक समय ऐसा भी आता है जब उसमें आग लग जाती है। किसी भी चीज़ को दबाने से भी हम जला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या करते हो आप, कई बार अपने दोस्त को ताने मारते रहते हो, वो तानों से दब जाता है और दबने से वो फिर अंदर से जलने लग जाता है, हो जाता है ना ऐसा। तो ये चीज़ें रियल में होती है, ठीक है ना। ज्योग्राफी मैंने आपको कहा हर जगह से आपसे टच करती है। पृथ्वी की ऊपरी परतें आंतरिक परतों पर दबाव डालती है। अत्यधिक दबाव से उच्च आकर्षण बल के कारण पदार्थ अत्यधिक ठोस हो जाता है। अब बताओ, दबाव लगेगा तो पदार्थ क्या बनेगा। इसका मतलब दबाव कहता है धरातल के नीचे क्या है, और किसने कहा था ठोस है, घनत्व ने कहा था। घनत्व ने कहा ठोस है, इसने भी कहा ठोस है, और तापमान ने कहा नीचे द्रव है। आगे देख लेते हो। अतः पृथ्वी के अंतरतम पे जो दबाव लग रहा है ना, वो 20 लाख मिलीबार है, 20 लाख मिलीबार। अब एक शब्द आ गया मिलीबार। दाब को मापने की इकाई क्या होती है, दाब, या वायु दाब कह लो या कोई भी कह लो, दाब को मापा जाता है मिलीबार में, मिलीबार। और मिलीबार ये इसको मापने का जो यंत्र होता है वो होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर हमारे धरातल पर अगर नॉर्मल आप जिसको कहते हो ना टेम्परेचर, दाब क्या हो गया, लो हो गया, निम्न दाब, लो प्रेशर, और हाई प्रेशर जो हम बताते हैं वो वास्तव में होता कितना है। आप किसको बोलते हो लो प्रेशर, किसको बोलते हो हाई प्रेशर। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे कि 1025 मिलीबार दाब था किसी जगह का, वहाँ घट करके 1015 हो गया। बताओ इसमें से उच्च दाब कौन सा और निम्न दाब कौन सा है, उच्च दाब कौन सा है, निम्न दाब कौन सा है। आपको लगे 115 जो है निम्न दाब है, परंतु ये दोनों ही उच्च दाब है, क्योंकि जो औसत होता है अगर उससे नीचे जाएगा तो निम्न दाब कहेंगे ना अपन। औसत से नीचे गया तो निम्न दाब, औसत से ऊपर आया तो वो क्या होगा, उच्च होगा। तो औसत कितना है, 1013.25 मिलीबार। ये पृथ्वी धरातल का, समुद्र तल का औसत वायु दाब है। ये वायु के द्वारा लगाया गया दाब है, ये वायु दाब है, ठीक है। इसके नीचे अगर लिखा होगा 999, इसका मतलब ये लो प्रेशर का एरिया है। और अगर इससे ऊपर लिखा होगा 1000 से ऊपर लिखा होगा तो वो लिखा जाएगा हाई प्रेशर का एरिया। तो हवाएं जितना यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 से 25 से 15। अब हवा जो है, हवा की गति कैसी है, मंद।
चलेगी तो सही, लेकिन कैसे चलेगी? मंद। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, अब क्या चलेगी? आंधियाँ। अब क्या आएंगी? आंधियाँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है कि अगर जैसे ही दबाव कम हुआ वैसे ही तेज़ हवा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल अपन वापस आते हैं। हमने जो ये यहाँ पे आए थे वो किस वजह से आए थे? मिली बार की वजह से। तो ध्यान रखना, तापमान को मापने के लिए क्या था? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। घनत्व को मापने के लिए क्या था? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है, और दबाव को नापने के लिए क्या था? मिली बार। दबाव को नापने के लिए मिली बार है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होगा? इस उच्च दबाव पर पृथ्वी का अंतरतम निश्चित ही ठोस अवस्था में होगा, वैज्ञानिक कहते हैं होगा। परंतु जब इसका रियल में प्रयोगशाला के अंदर इस प्रयोग करके देखा गया तो पता चला कि एक निश्चित गहराई के बाद ऊपरी जो चट्टानें होती हैं वो आंतरिक चट्टानों पर दबाव डालना बंद कर देती हैं। ऊपर की जो चट्टानें हैं वो नीचे दबाव डालना बंद कर देती हैं। चलो, बंद तो कर देती हैं, परंतु फिर भी हम नहीं बता पाए कि इसका केंद्र कैसा रहेगा। तो अब आती है अब होती है आपके हीरो की एंट्री। ठीक है ना, लास्ट में जो रियल मेन पॉइंट है अपने इस अप्राकृतिक स्रोतों का वो है कांतिक तापमान, जिसमें हम दबाव और तापमान दोनों को जोड़ करके पढ़ेंगे, क्योंकि दबाव कहेगा ठोस है, तापमान कहेगा द्रव है। वो ठोस बनाएगा, ये द्रव कहेगा, ठोस बनाएगा, ये द्रव कहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब दबाव को रुकना पड़ेगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? तापमान की चलेगी तो द्रव बन जाएगा, दबाव रुक जाएगा। अब दबाव कहेगा ठीक है भाई तू जीत गया, मतलब नीचे द्रव है। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब वापस से दबाव जीत जाएगा और बना देगा उसको ठोस। तो फिर आगे चल करके अपनी जो है वो पदार्थ आएगी। तो मैं आपको सीधा यहीं लेके चलता हूँ, ये आ गया हमारे पास में इस समय। देखो, दबाव और तापमान दोनों को मिलाकर के एक पॉइंट समझते हैं। जितना दबाव बढ़ाते हैं उसका गलनांक बिंदु, एक पॉइंट आ गया आपके सामने, गलनांक बिंदु, इसको लेके चलना है। यही बताएगा अपने को पृथ्वी कैसी है अंदर से। गलनांक बिंदु उतना ही कम होगा। कैसे? जितना दबाव बढ़ाओगे उसका गलनांक बिंदु उतना ही कम हो जाएगा। मतलब आप अगर खुले बर्तन में सब्जी बना रहे हैं तो उसको बनने में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगे, परंतु उसको ढक करके बनाएंगे वही जल्दी बन जाएगी। तो मतलब क्या किया आपने? दबाव बढ़ाया। जैसे ही दबाव बढ़ाया उसका जो गलनांक, जो उसने 30 मिनट बाद गलना था वो 10 मिनट बाद ही गल गई, तो इसका मतलब उसका गलनांक बिंदु क्या हो गया? डाउन हो गया। तो ध्यान रखना, दबाव बढ़ाने से गलनांक बिंदु कम होता है। जैसे प्रेशर कुकर में दाल पकती नहीं है, दाल गलती है। प्रेशर कुकर में दाल गलती है, पकती नहीं है। ध्यान रखना, ये तो हम बोल देते हैं कि दाल पकती है, दाल गलती है। ठीक है, तो क्योंकि ये गलनांक बिंदु को कम कर देता है तो इसलिए वो जल्दी गलना शुरू हो जाती है और हम कह देते हैं कि दाल पक गई। ठीक है, अब इसका मतलब हमारे पास में एक शब्द आ गया गलनांक बिंदु। अगर हम दबाव बढ़ाएंगे तो गलनांक बिंदु क्या होगा? घटेगा, और दबाव हटा देंगे तो गलनांक बिंदु बढ़ेगा। इसका आप सब समझो कि गलनांक का मतलब क्या है। गलनांक का मतलब है जहाँ वस्तु पिघलने लगती है। एक गलनांक बिंदु होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अभी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? मेल्टिंग पॉइंट। और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या अंतर होता है दोनों में? एक होता है क्वथनांक और एक होता है गलनांक। गलनांक पे वस्तु गलने लगती है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होती है? उबलने लगती है, वस्तु उबलने लगती है। ठीक है, तो गलनांक